देश में अवैध घुसपैठियों की समस्या को लेकर देश के उपराष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि ये 20 मिलियन जो घुसपैठिए हमारे देश में है, ये हमारे देश को कमज़ोर ही नहीं बल्कि हमारे लोगों का हक भी छीन रहे हैं। एज अ एडवोकेट आप इस बयान को किस तरीके से देख रही हैं मैम? और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले पर चिंता जताते हुए कहा था कि भारत कोई धर्मशाला नहीं। देखिए, एक वकील होने के नाते, एक राष्ट्रभक्त होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते और अपनी मातृभूमि से बेइंतहा मोहब्बत करने के नाते, एक वोटर होने के नाते मुझे चिंता है। और चिंता इस बात की है कि जिस तरीके से डेमोग्राफिकल चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से चिकन नेक की धमकियां बांग्लादेश से आ रही हैं, नेपाल के द्वारा और पाकिस्तान और बांग्लादेश का हाथ जब से मोहम्मद यूनुस से जुड़ा है तब से चाइना कहीं ना कहीं एक मोदी विरोधी योजना स्टार्ट कर चुका है और बांग्लादेश और पाकिस्तान से हाथ जोड़ करके भारत का और भी दिशा और दशा खराब करने की स्ट्रैटेजी और ब्लूप्रिंट रेडी कर रहा है। मुझे बहुत चिंता है। और ब्लूप्रिंट जब हम डेमोग्राफिकल चेंजेस का देखते हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक वक्त आए कि हिंदू जो अपने आप को बचाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय तो याद रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं पहलगाम हादसे के बाद कलमा जरूर याद करेगा कि कहीं भारत में 51% अगर वोटर ये घुसपैठियां मिला करके तो ये कलमा ही उनको सुरक्षित कर पाएगा। इसलिए ये चिंता देश के उपराष्ट्रपति को जताना जरूरी भी था, उनके कर्तव्यों का पालन भी था। जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायपालिका ने जस्टिस वर्मा के जले हुए नोट पर अपनी आंखें मूंदी, जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायपालिका ने संविधान का विरोध करके देश की राष्ट्रपति को नोटिस भेजा, एक गवर्नर को नोटिस भेजा, उस पर भी देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने अपनी चिंता जताई थी और संविधान के कई आर्टिकल के माध्यम से देश के सर्वोच्च न्यायपालिका की नींद खोली थी और याद दिलाया था कि किसको आप नोटिस भेज सकते हैं और किसको नहीं भेज सकते हैं। मैं याद दिला दूं देश की जनता को कि जगदीप धनखड़ जी देश के उपराष्ट्रपति होने से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी थे और उससे पहले सर्वोच्च न्यायपालिका के जाने माने एक ऐसे वकील थे कि जब जब जिरह के वक्त वो कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस के बेंच पर खड़े होते थे तो चीफ जस्टिस जो उस वक्त के होते थे वो भी उनकी बातों को शांति से सुन करके अपने निर्णय पर 4 बार सोच करके ही अपने जजमेंट को लिखा करते थे, क्योंकि उनके एनेक्सर्स और उनके रेफरेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे जिसको काट करके एक खास समुदाय को खुश करने का काम सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस नहीं कर पाते थे। अब मैं डेमोग्राफिकल चेंजेस और जगदीप धनखड़ जी के नॉलेज पर मैं बात करना चाहूंगी कि जब तक वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे तब तक उन्होंने श्रीमती ममता बनर्जी साहिबा को मुंह तोड़ जवाब दिया था और आंकड़ों के साथ जवाब दिया था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले 2-4 साल में पश्चिम बंगाल जाने वाले भारतीय नागरिक पासपोर्ट लेकर जाने पर मजबूर हो जाएं। अब आप देखिए, मुर्शिदाबाद में 1951 में मुसलमान थे 55% और 2011 तक का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूं, अब 2011 तक में 66% हो गए और 2024 में 70% पार हो गए। और यही वजह थी कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के वक्त में मुर्शिदाबाद के विधायक हुमायूं कबीर जो टीएमसी के ममता दीदी के लाडले विधायक और मंत्री थे, उन्होंने हिंदुओं को चमकाया था, धमकाया था कि अगर भाजपा को वोट किया तो गंगोत्री नदी में डुबा डुबा कर मारेंगे, क्योंकि हम 70% हैं और तुम हिंदू सिर्फ 30% हो। पर इसी पश्चिम बंगाल से तो आज कई बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है, अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है, बॉर्डर से बॉर्डर मिला हुआ है, तो कितना खतरा है वहां से लोगों को आने का? क्योंकि पिछले दिनों ही जब अवैध रोहिंग्या महिलाओं को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने ये खुलासा किया कि वो यानी कि वेस्ट बंगाल से होकर ही भारत आई हैं, अंदर आई। देखिए, पश्चिम बंगाल में हमेशा ममता दीदी ने एक ही गाना गाया कि आप बीएसएफ को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर तो बीएसएफ रहते हैं।
सटीक जवाब देना शायद बहुत कम लोगों को आता है, और पश्चिम बंगाल में भाषा का अंतर होने की वजह से बहुत लोग वहाँ के जो खुफिया चीज़ें हैं उसको पकड़ भी नहीं पाते हैं। 2024 में तृणमूल के एक वर्कर सद्दाम सरदार, जिसका घर साउथ 24 परगना में है, उसके घर से एक सुरंग पाया गया था साउथ 24 परगना में, और वो सुरंग उसके बेडरूम के बेड के नीचे से डायरेक्ट बांग्लादेश तक पहुंचता था। तो बीएसएफ वालों ने अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाया है तो ममता साहिबा से मेरा डायरेक्ट सवाल है कि आप सर्वोच्च न्यायपालिका क्यों नहीं आई बीएसएफ के खिलाफ? आप देश के गृह मंत्री के खिलाफ डायरेक्ट आप क्यों नहीं सर्वोच्च न्यायपालिका आई? देश की रक्षा, सुरक्षा, मातृभूमि की रक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान के लिए अगर आप डायरेक्ट देश के गृह मंत्री को भी टारगेट करेंगी तो देश के जितने भी देशभक्त हैं वो ममता दीदी का साथ देने को तैयार है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ममता दीदी के कार्यकर्ताओं के घर से सुरंगें पाई जाती हैं। 200 मीटर पर एक पुलिस स्टेशन, 300-350 मीटर पर दूसरा पुलिस स्टेशन। खुदाई के वक्त में पुलिस को पता नहीं चला कि ये सुरंग इतना लंबा बना कैसे। दूसरी चीज कि ममता बनर्जी के कितने मुसलमान विधायक हैं जो आसानी से और आराम से अपने विधायक के लेटर हेड पर बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट फाड़ कर देते हैं। उसका भी तो एक सर्वे होना चाहिए। सर्वे तो ये भी होना चाहिए कि वो कितने, लिस्ट बनने चाहिए कि वो कितने मुसलमान विधायक हैं ममता बनर्जी की टीम में और मंत्री हैं ममता बनर्जी के सरकार में, जो कहते हैं कि मेरे लिए पहले इस्लाम है, संविधान बाद में है। रोहिंग्या आजा, पाकिस्तानी आजा, बांग्लादेशी आजा, मिनी पाकिस्तान कहकर पुकारने वाले कोलकाता को फरहाद हकीम साहब, आपकी अम्मा कहाँ की थी? आपकी बीवी कहाँ की थी? लव जिहाद के बहुत बड़े आमिर खान बन करके फिरने वाले फरहाद हकीम, आपकी बीवी कौन थी? हिंदू थी या मुसलमान थी? आपकी माँ कौन थी? हिंदू थी कि मुसलमान थी? जावेद अहमद खान परदादा कहाँ का था? पाकिस्तान का या कराची का या रावलपिंडी का या खैबर पख्तूनख्वा का? अब थोड़ा सा मैं आपको चिकन नेक बता देना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपका दूसरा सवाल लूंगी। चिकन नेक साफ लफ्जों में कह रहा है कि भूटान, नेपाल और ये बांग्लादेश और ये भारत है और ये वेस्ट बंगाल है और इसी रास्ते से कहीं ना कहीं से लोग आ रहे हैं। अब बात आती है कि बांग्लादेश का भी टाइम फुस हो चुका है। मोहम्मद यूनुस कभी भागने को तैयार है और जैसे ही ऑपरेशन मोहम्मद यूनुस मोदी की सरकार ने स्टार्ट किया है, मोहम्मद यूनुस फड़फड़ा रहा है, क्योंकि चिकन नेक उसके देश में भी दो है। तो घुसपैठिया घुसाने वाले ये सोच लो कि आर्मी भी चिकन नेक से कूप कर सकती है। मैम, इसी के साथ हमने कई जगहों पर देखा है कि कुछ ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इन रोहिंग्या अवैध मुसलमानों को लेकर कुछ नहीं बोलती हैं, चाहे फिर वो किसी भी राज्य से बड़ी कार्रवाई की जाती है तो अपने वोट बैंक के लिए जो देश में अवैध रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं, जिन पे चिंता जताई गई है उपराष्ट्रपति के द्वारा। इससे पहले गृह मंत्री ने भी राज्यों को निर्देश दिया कि 30 दिन में ड्राइव चलाई जाए, पुलिस जो है वो इन लोगों को गिरफ्तार करे। तो ये लोग आज हमारे देश को किस तरीके से खोखला कर रहे हैं? देश को खोखला करने में आपको याद होगा कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि जब मज़हब वालों ने ज़िद करके देश के टुकड़े कर ही लिए, पाकिस्तान बना ही लिया, तो फिर यहाँ रहने का मतलब। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये कांग्रेस के इस कार्यकाल में 2005 और 6 में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, जिसमें एक आया द नेशनल कमीशन एक्ट। बहुत अच्छी बात है, द नेशनल कमीशन एक्ट आना भी चाहिए था, लेकिन उसमें द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट किस लिए आया? इस बात की इजाज़त देता है कि दीनी तालीम हो, इतिहास पढ़ाया जाए, विज्ञान पढ़ाया जाए, कंप्यूटर पढ़ाया जाए। बात की इजाज़त ही नहीं देता, फिर आप ये चीज़ें दे क्यों रहे हैं? अवैध बांग्लादेश। अब मैं कहना चाहूँगी कि हमारे भारत में जितने भी नेता हैं, अमानतुल्लाह खान ले लीजिए, फरहाद हकीम ले लीजिए, या कांग्रेस के नेता दिग्विजय को ले लीजिए जो जाकिर नायक के बगल में बैठ करके अवैध बांग्लादेशियों का
विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है आपको। क्योंकि अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एक तरफ सरकार इन अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालने का काम कर रही है और कुछ लोग ऐसे बयान देते हैं कि इन लोगों को भारत में नागरिकता क्यों नहीं दी जाती। जैसे कि पूर्व IAS अफसर हैं हर्ष मंदर, उन्होंने कहा क्या इन लोगों को अगर वापस भेज दिया जाएगा तो इन लोगों के जो खतरे हैं इन लोगों के ऊपर वो और बढ़ जाएंगे। क्या हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है कि हम 25 से 30 लाख लोग जो हमारे देश में अवैध तरीके से रह रहे हैं इन लोगों को यहीं की नागरिकता दे दें? वो इस तरीके से सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उनका जियोपॉलिटिक्स भी अच्छा नहीं है, उनका इकोनॉमी भी अच्छा नहीं है और उनका रिसर्च भी अच्छा नहीं है। जो 25 से 30 लाख के आंकड़े बताए जा रहे हैं उसको जाकर के रिसर्च किया जाए। वो 2016 के आंकड़े हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाल करके रखा था। 2016 तक ही सिर्फ 20 से 25 लाख था, अब 2025 आ चुका है। एक डेकेड में इसको आप बढ़ा दीजिए। अब जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डेमोग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो भारत की महिलाएं 2 महीने में तो बच्चा नहीं पैदा कर रही हैं ना, बच्चा तो वही 9 महीने में पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया, रोहिंग्या घुसपैठिया ही यहाँ पर एंटर कर रहा है। आप जिन पॉलिटिकल नेताओं का या जिन भी आप मोटिवेशनल स्पीकर का या जिन भी लिब्रांडों का या जिन भी जमाते इस्लामी की मानसिकता रखने वाले जो हमारे रिनाउंड सोशल एक्टिविस्ट हैं या गायकार हैं, आप उनके बारे में जो बात कर रही हैं, इन्होंने हमेशा आरएसएस का विरोध किया है, क्योंकि राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद करने वाले जो आरएसएस की फैक्ट्री है उसके विरोध, उसके विपरीत जा करके हमेशा इन्होंने अपनी बातों को रखने की कोशिश की है। अवैध घुसपैठिया को निकालना अब हमारे लिए ज़रूरी तो है ही है, लेकिन मजबूरी भी है, क्योंकि हम देश को बिगड़ता हुआ और देश के पूरे ग्राफ को ख़त्म होता हुआ अपनी नज़रों से देख रहे हैं। साथ साथ पहलगाम के वक्त में 45 घंटे का जो समय मिला था, उस 45 घंटे में 5 लाख से ऊपर जिन लोगों को भेजा गया है, 22 महिलाओं ने 95 बच्चे पैदा किए हैं। और आप सोचो कि सिर्फ पंजाब से 83,000 महिलाएं निकली हैं, जम्मू कश्मीर से अनकाउंटेबल महिलाएं निकली हैं, कुछ ऐसे लोग निकले हैं जिनके पास पासपोर्ट और सिटीजन पाकिस्तान का था, लेकिन वो वोट 2024 में भी जम्मू कश्मीर के विधानसभा इलेक्शन में किए हैं। आप इमेजिन कीजिए कि किस तरीके से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को, हमारे भारत की इकोनॉमी को, हमारे भारत की चीज़ों को ध्वस्त करने की और बर्बाद करने की कोशिश की गई है। इन घुसपैठियों को निकालना ज़रूरी नहीं, अब मजबूरी भी हो चुका है।